नमस्कार। देश की बात में पहले खबर है उत्तर प्रदेश से। हाथरस एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ की एक बेटी बिलक बिलक कर अपने पिता की हत्या का ब्यौरा देती दिखी और न्याय की गुहार लगाती रही। उसने आरोपी का नाम तक बताया और कहा कि पहले भी उससे छेड़खानी की गई थी। 2018 में ये इसी आरोप में जेल गया था, लेकिन फिर कुछ ही समय में बेल पर बाहर आ गया। पुलिस के अनुसार गांव के मंदिर के बाहर दोनों के परिवारों के बीच झगड़ा हुआ और उसी दौरान गोली चलाई गई। सोशल मीडिया के अनुसार आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, हालांकि समाजवादी पार्टी इससे इनकार कर रही है। कमाल खान की रिपोर्ट। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। जिस लड़की की आंखों के सामने उसके बाप को उसकी वजह से गोलियों से भून दिया जाए, शायद उसकी यही हालत होगी। आरोप है कि मुलजिम लड़की से शादी करना चाहता था, मना हो गया तो छेड़खानी करने लगा। लड़की ने मुकदमा किया, 1 महीने जेल भी रहा, फिर केस वापस लेने को धमकी देने लगा। कुछ नहीं हुआ। 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है, वहां से गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। लड़की के पिता अपने खेत में मजदूरों से आलू खुदवा रहे थे, तभी वो अपने रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचा और उन्हें घेर लिया। उस वक्त लड़की और उसकी मां भी उन्हें खाना देने वहां आई हुई थी। उनकी आंखों के सामने पिता को गोलियों से भून दिया। आलू खेत में घेरना है एकदम, मैं भाजी हूँ पर 3-3, 4-4 गोली मारी उनमें। पिता की अर्थी उठी तो पूरा गांव उनके साथ निकला। लोग सदमे में भी थे और इस दुस्साहस से आतंकित भी। गांव में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पे भी सियासत होती रही। बीजेपी से जुड़े लोगों ने आरोपी को समाजवादी पार्टी का बताया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी बीजेपी के एमपी के साथ फोटो जारी की। बहरहाल पुलिस सारे आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। इनके कई करीबी हमारी हिरासत में पूछताछ हो रही है और कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लगातार हम प्रयासरत हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं आपको, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। ऐसी दुस्साहसिक घटनाएं आए दिन होती हैं। इससे पुलिस का भी वकार कम होता है और सरकार की भी छवि खराब होती है। लेकिन ये सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नाकामी है, जिसमें सुधार की कोशिश कोई नहीं करता है। हाथरस में अश्वनी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान मौजूद हैं। कमाल, आपने जिस तरह से कहा कि पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसी पर ही सवाल खड़े होते हैं, तभी शायद ऐसे मामले बार बार भी सामने आ रहे हैं। पुलिस ये भी कह रही है कि ये आपसी पुरानी रंजिश भी है, लेकिन इससे कई और सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से लड़की बिलक कर ये रो रही थी और जो वीडियो सामने आया, कई सवाल ये खड़े कर रहा है अपने आप में। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर उससे पहले से झगड़ा चल रहा था और वो लड़की कह रही है कि आए दिन वो आकर के यहाँ पे धमकी देता था। पुलिसिंग में हर गांव में एक बीट का दरोगा होता है, जिसको इस बात की जानकारी होती है कि उस गांव में किसकी किसकी दुश्मनी है, कौन किसके साथ कोई अपराध कर सकता है, कोई नकबजन है या चोर है या किसी से किसी तरह का अंदेशा हो सकता है अपराध का। उनके ऊपर नजर रखना, उनको कानून से पाबंद करना, उनके प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेना, जरूरत पड़ने पे फोर्स लेके पहुंचना, ये सारी चीजें उसकी जिम्मेदारी होती हैं। इसमें ढिलाई आई है जिसके कारण अपराध गांव में बढ़े हैं। दूसरी चीज ये है, देखिए कि ये सही है कि जब भी ये घटनाएं होती हैं, मोटे तौर पे पुलिस उसकी विलेन बनती है और पुलिस उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार भी होती है, क्योंकि अगर पुलिस में भ्रष्टाचार होता है तो फौरी तौर पे उसका असर जनता के ऊपर तुरंत होता है। किसी और महकमे में कोई इंजीनियर ठेकेदार से घूस ले लेगा तो सीधे जनता पे फौरन असर नहीं होता है, इसका फौरन असर जनता के ऊपर होता है। लेकिन सियासत से लेकर के ये जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसकी जो खामियां हैं, उसका ये नतीजा है जो समाज में ये सब कुछ हो रहा है। अगर इसको दुरुस्त कर दिया जाए तो बहुत बहुत हद तक लोगों के साथ न्याय की उम्मीद भी होगी और अपराध भी खत्म होंगे। एक और जो पहलू है वो है जो अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है
वो एक बहुत बड़ा एक कारण देखा जा रहा है जो ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। अगर हम यूपी की बात करें, अब इसी मामले में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी से उसके तार जोड़े जा रहे हैं, बीजेपी से उसके तार जोड़े जा रहे हैं, और शायद इसलिए जो अपराध भाव से लोग काम करते हैं उनमें ये बेखौफ हो जाते हैं कि हमें कोई ना कोई नेता तो बचा ही लेगा। देखिए, हमने ऐसा बहुत बड़े पैमाने पे देखा है कि पुलिस में जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, और पुलिस जो है वो जब अपने राजनीतिक आकाओं के आगे सरेंडर कर देती है तो ऐसी घटनाएं ज्यादा बढ़ती हैं। तमाम जगहों पे विधायक जो हैं वो अपने इलाके के थानों में अपने पसंद के लोगों को पोस्टिंग कराते हैं। तमाम जगह ऐसा होता है कि फिर अपने राइवल्स से स्कोर सेटल करने के लिए वो पुलिस वालों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार पुलिस के ऊपर ऐसे आरोप भी लगे हैं कि उसने किसी दूसरे के कहने पे किसी की शह पे किसी को मार दिया, इनकाउंटर कर दिया, इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो जो राजनीतिक हस्तक्षेप है पुलिसिंग में वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5-6 जो भी स्टेजेस हैं, एफआईआर होने से लेके कन्विक्शन होने तक, सब में बहुत तरह का भ्रष्टाचार है और बहुत सारे लूप होल्स हैं। सियासत उसको दुरुस्त इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि उसी सिस्टम का सियासी लोगों को फायदा पहुंचता है और अमीर लोगों को, बड़े लोगों को उसका फायदा पहुंचता है उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के गड़बड़ होने का। तो इसकी वजह से भले आप अपराध कम करने के लिए कहिए कि बहुत इनकाउंटर कर देंगे, इतने इनकाउंटर हो रहे हैं लेकिन उसका फर्क क्या पड़ रहा है? तो ये सब एकांगी चीजें हैं। जब तक उस सियासत जब तक सही नहीं होगी, पुलिसिंग में उसका हस्तक्षेप खत्म नहीं होगा और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जब तक सही नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहेगा। कमाल, आप हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश से एक और खबर है, शाहजहांपुर से। यहाँ पर 3 नाबालिग लड़कियों के गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ 3 स्कूली छात्राएं स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटी। अब ये बच्चियां जो हैं 6ठी, 8वीं और 9वीं कक्षाओं की थीं। छात्राओं के गायब होने की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने बच्चियों की खोज के लिए 3 टीमें बना दी हैं जो इन तीनों बच्चों को खोजने में जुटी हुई हैं। सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई तो ये तीनों ही बैग लेके और स्कूल जा रही थी। बाद में इन लोगों ने घर पर भी जब देखा तो इनमें से 2 छात्राओं ने रुपए घर से ले गए हैं। तीसरा जो है उनके अभिभावक बता नहीं पा रहे, लेकिन उनका भी अंदाजा है कि कुछ रुपए ले गए होंगे, कपड़े भी ले गए हैं। इनसे और पूछताछ की गई और जो भी इनके मित्र थे उन सबको थाने पर लाकर पूछताछ किया गया। उनके द्वारा बताए गए जो तथ्य हैं उनके आधार पर, और जो मोबाइल फ़ोन्स इन बच्चियों के थे जो घर पे ही थे, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है इसलिए मोबाइल चाहिए, अदरवाइज ये प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। उनमें जो चीज़ें दिखी उनके आधार पर भी ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप ही कहीं निकली हैं। और कमाल खान हमारे साथ बने हुए। कमाल, ये भी चिंताजनक खबर है, क्या कुछ और डिटेल्स मिल पा रही हैं? इस मामले को कैसे देखा जा रहा है वहां पर? नहीं, देखिए, पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। उनका मोबाइल कॉल डिटेल्स को ट्रैक करके, उसको खंगाल करके उसे कोशिश कर रहे हैं लड़कियों को ढूंढने का। लेकिन क्योंकि लड़कियां अपने घर से पैसा लेके गई हैं, अपने कबर्ड में से उनके कपड़े गायब हैं, कपड़े लेके गई हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी से गई हैं। तो इसका कारण जो है आपराधिक कम और सामाजिक ज्यादा नजर आता है। अभी उत्तर प्रदेश के एक जिले से 4 लड़कियां, 2 लड़कियां जो एक दूसरे की दोस्त थीं, अचानक वो गायब हो गई। पुलिस ने बहुत तलाश की, वो एक हिल स्टेशन के एक रिजॉर्ट में मिली। बाद में लड़कियों ने बताया कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं और उनके साथ रहना चाहती हैं। क्योंकि एक छोटे शहर में मिडिल क्लास फैमिलीज में ये एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो पुलिस को लगा कि परिवार की लड़कियों की इज्जत उसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया लोगों से, लड़कियों को वापस ले आए। अभी कल लखीमपुर खीरी से 3 सगी बहनें गायब हो गई। पिता ने अपहरण की रिपोर्ट लिखाई, पुलिस मुहकमे में हड़कंप मच गया। लेकिन पता चला कि पिता ने लड़कियों के साथ कुछ ज्यादती की थी। उन्होंने कहा कि तुम ज्यादती आप करेंगे तो हम घर से भाग जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल भाग जाओ। उन्होंने कोई लड़कियों का ख्याल नहीं किया। लड़कियां पैसे वैसे लेके चली गई, सीतापुर के एक होटल में रुकी हुई थी। पुलिस ने जब वहां से उनको बरामद किया तो उन्होंने कहा कि पिता बहुत हमें ज्यादती करते हैं, इस वजह से हम आए थे, लेकिन हम कहीं जा नहीं सकते, हम लौट के फिर घर जाने वाले थे।
लेकिन हमें लग रहा था पिता को थोड़ा सबक मिलना चाहिए हमारे गायब होने से। इस तरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके बहुत तरह के सामाजिक कारण भी हैं जो ऐसी घटनाओं के पीछे हुए हैं। कमाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वाकई में समाज में हमारे बहुत बदलाव भी आ रहे हैं। और अब रोजगार से जुड़ी हुई एक तरह से खबर इसे कह सकते हैं, हरियाणा से आई है। हरियाणा के राज्यपाल ने एक अहम बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत निजी कंपनियों को भी 75% नौकरियों में प्रदेश के ही नौजवानों को रखना होगा। अब उप मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ के दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि ये नियम हर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट पर लागू होगा। आइए सुनते हैं उनको। आज अप्रूव किया है, इससे ज्यादा खुशी का दिन, बड़े खुशी का दिन है आज कि महामहिम गवर्नर ने हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी मांग भी थी और मैं मानता हूँ कि आज जब यहाँ इंडस्ट्री से चर्चा कर रहे थे साथ ही साथ महामहिम ने 75% रिजर्वेशन बिल फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट हरियाणा के युवाओं के लिए आज अप्रूव किया है। इससे ज़्यादा खुशी का दिन हरियाणा के युवाओं के लिए नहीं हो सकता। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। गजाली, इस जो ये रोजगार है जाहिर तौर पर बहुत बड़ी समस्या, देश भर में समस्या है, लेकिन हरियाणा में जो ये फैसला लिया गया है, क्या कारण इसके पीछे देख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं इस राज्य में किसानों का आंदोलन भी चल रहा है और बड़ी संख्या में युवा भी आ रहे हैं, आंदोलनों में शामिल भी हो रहे हैं। तो क्या ये युवाओं को एक तरह से मरहम लगाने के लिए है या कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, अगर इस तरह से देखें तो ये जो चुनावी वायदा भी था दुष्यंत चौटाला का, तो अगर अभी उनसे पूछेंगे तो वो जरूर कहेंगे कि किसान आंदोलन से लेना देना नहीं है, क्योंकि चुनावी वायदा था और नवंबर में पिछले साल जो है असेंबली में इसे पास भी कर दिया गया था। गवर्नर के एसेंट की जरूरत थी। खैर, अब ये जब पास हो गया है तो इसमें अभी भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जब हमने पिछले साल भी इसमें रिपोर्टिंग की थी, तो जो गुड़गांव की खास करके प्राइवेट कंपनीज है जिसपे सबकी नजर है कि क्या अब हरियाणा के जो लोकल युवा हैं या युवा जो हैं क्या हरियाणा की बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर सकेंगे। तो उसमें अगर बिल के कंटेंट्स की बात करें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 50,000 तक के सैलरी की जो पोस्ट्स हैं उनमें उनके ऊपर यह रिजर्वेशन लागू होगा। दूसरी बात यह कही गई है कि एक पोर्टल डेवलप किया जाएगा, एक वेबसाइट डेवलप की जाएगी जिसमें नौकरी देने वाले और अप्लाई करने वाले यानी जो रिक्रूटर हैं और जो एप्लीकेंट हैं दोनों को उस वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इस कानून के तहत आती हैं उनको इस बात की सूचना देनी होगी सरकार को या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए किसी एक अधिकारी को, जब भी उन्हें कोई भी रिक्रूटमेंट करनी हो, जब भी भर्ती करनी होगी उस लोकल अधिकारी को जरूर सूचना देनी होगी और उस पोर्टल पर भी अपडेट करना होगा। लेकिन अभी भी अगर प्राइवेट कंपनीज के रिएक्शन की बात करें तो उनमें एक कंफ्यूजन है, क्योंकि इससे ये नहीं पता चल रहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि किसी जिले, मान लीजिए हिसार में किसी की ट्रांसफर करनी है, तो क्या वो 10% का कोटा जो एक लीवे दिया गया, एक छूट दी गई है प्राइवेट कंपनी को इस बिल में कि हर जिले में आप कम से कम 10% आपको वो हायर करना है, तो उसमें एक रिलैक्सेशन दी गई है कि 10% से ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, उनके ऊपर डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जरूर एक तरह से जैसे युवा जो है किसान आंदोलन से जुड़ रहे थे हरियाणा और पंजाब में, और दूसरी तरफ 5 तारीख यानी शुक्रवार से जो है बजट सेशन शुरू होना है हरियाणा असेंबली का। विपक्ष में कांग्रेस ने कहा था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, तो उन सबके बीच गवर्नर की तरफ से इस बिल को, इस कानून को एक एसेंट मिलती है, मंजूरी मिलती है, तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज है सरकार के लिए, जिसको लेके वो जरूर असेंबली में चर्चा करेंगे या बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद गजाली इस जानकारी के लिए। देश की बात में एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर आगे बताएंगे मध्य प्रदेश से खबर है, आदिवासी किसानों के साथ सरकारी योजनाओं में हुई जालसाजी। देश की बात में खबर है मध्य प्रदेश से। सरकारी फाइलों से योजनाएं तो निकलती हैं, लेकिन कई बार किसानों के खातों तक नहीं जाती, बल्कि जालसाजों की जेब में सिमट कर रह जाती हैं। ऐसा एक मामला खरगोन जिले से आया है। पॉली हाउस बनाने के नाम पर दर्जनों किसानों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी हुई है। निमाड़ उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा, बीच में मां नर्मदा की गोद में बैठे ये भोले भाले आदिवासी किसान। इसी निमाड़ में खरगोन जिले के पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी किसानों को पॉली हाउस बनाकर देने के नाम पर कथित तौर पर ठगा गया है।
कदवली के बलिराम बताते हैं कि एजेंट ने बैंक में खाता खुलवा दिया। हर साल कहता था पॉली हाउस बनेगा, पॉली हाउस तो नहीं बना। 40 लाख रुपए का नोटिस जरूर आ गया। हमारे को कुछ मालूम नहीं थे। जो सामने वाला था एजेंट, उसने हमारे को वहाँ पे जाके खाता खुलवा दिया ने, और बाद में बोले कि बना दो करके आता वो। हर साल आता वो, पर अभी तक कोई मालूम नहीं। आपको कब पता चला? हमारे को तो अगले साल से मालूम पड़ा, ये 17 में। कैसा? जैसे कि नोटिस आने लग गई, जब मालूम पड़ा कि तुम्हारे नाम से नोटिस आ गई। 40 लाख का। आपने लिए नहीं लिए? नहीं लिए, हमने 1 रुपये नहीं लिए। पॉली हाउस बना कि नहीं बना? पॉली हाउस नहीं बना। बद्री खोड़े के पिताजी से भी केंद्र की योजना के नाम पर कागजात लिए गए। पिता को भी बैंक लेकर गए। पॉली हाउस तो नहीं बना, लेकिन 24,90,000 रुपए की वसूली का नोटिस जरूर आ गया। आपके घर कौन? 10 किसान है यहाँ गोड़िया गोपालपुरा के। तो बोले कि पॉली हाउस के लिए वहाँ बैंक में ले गए। वहाँ अंगूठा छाप, ये मतलब उनको पता नहीं है कि ये लोन काय का हो रहा है। बोले कि अनुदान में हो रहा करके उन लोगों ने करवाया है। तो उनको ये थोड़ी पता था कि ये लोन का हो रहा है, ये नहीं पता था उनको। आपको कब पता चला इस तरीके से? सर ये हमको पता चला है जैसे 2 या 3 महीने के बाद जैसे लोन पास हुआ है, वो नोटिस हमारे पास आए, तो हमको पता चला कि हमारे अकाउंट से पैसे निकाले गए। अच्छा, तो ये आपने पॉली हाउस बनाया या नहीं बनाया? नहीं बना सर। कितनी राशि का नोटिस आया? सर हमारे फादर कोटवाल मिच्चू के नाम से आए 24,90,000 है। बताया जा रहा है कि पूरे जिले में पॉली हाउस बनाने के नाम पर लगभग 50 किसानों से ठगी की गई है। आदिवासी किसानों के खाते खुलवाकर उनके नाम पर बैंकों से लोन ले लिए गए। इलाके से बीजेपी सांसद ही अब जांच की बात कह रहे हैं। हम अन्याय नहीं होने देंगे। इसमें किसानों के साथ या आदिवासियों के साथ जो भी इसमें दोषी है, जो सरकार की योजना का लाभ उस आदिवासियों को मिलना चाहिए, सरकार की इच्छा रहती है। परंतु उसका जो सिस्टम है, उस सिस्टम में विभाग भी आता है और बैंक भी आती है। इसकी पूरी कानूनी जांच हम करने का निर्देश देते हैं, और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर जो भी सख्त कानून पे कार्रवाई हो सकती है किया जाएगा। सरकार भी कह रही है कि किसानों के साथ ठगी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो हम उसकी पूरी जांच कराएंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी, और जिनने भी गड़बड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में हर साल 100 से ज्यादा पॉली हाउस बनाए जाते हैं। हर जिले को टारगेट दिया जाता है। आधी राशि सब्सिडी में मिलने के कारण आसानी से टारगेट पूरा हो जाता है। ये पॉली हाउस अधिकतम 2 एकड़ में बनते हैं। इसके लिए किसान उद्यानिकी विभाग में आवेदन देकर बैंक से लोन लेता है। 30 लाख से अधिक की राशि से पॉली हाउस का निर्माण होने की वजह से विभाग से लेकर बैंक स्तर पर जमकर फर्जीवाड़े के आरोप लगते हैं। विभाग और बैंक के बीच की कड़ी वो प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो किसान के लिए खेत में पॉली हाउस का निर्माण करती हैं। कांग्रेस अब पूरे प्रदेश के पॉली हाउस की जांच की मांग कर रही है। बरवानी जिले में, खरगोन जिले में पॉली हाउस निर्माण के नाम पर आदिवासियों से वहाँ पर पंजीयन कराया, उनके नाम पर राशि निकलवाई और अब उनसे वसूली करवा रहे हैं। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, लगभग 4 साल पहले भी हमने इस मुद्दे को उठाया था। पॉली हाउस के नाम पे सब्सिडी करवा देते हैं, लेकिन जो इसमें भाजपा के दलाल हैं बीच में, वो कट ले लेते हैं और इसमें शोषण होता है तो आदिवासी का होता है। हम भी इस मुद्दे को उठाएंगे विधानसभा में भी, और हम इसमें आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से भी कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। दरअसल एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत संरक्षित खेती के लिए मध्य प्रदेश सरकार किसानों को पॉली हाउस और शेड नेट हाउस पर 50% तक की सब्सिडी देती है। सरकार ग्रीन हाउस ढांचा, शेड नेट हाउस, उच्च कोटि पॉली हाउस को 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र तक बनाने के लिए कुल लागत का 50% अनुदान के रूप में देती है। मौसम की मार से बचाने में ये पॉली हाउस मददगार तो है, लेकिन इसको बनाने में लाखों रुपए का खर्च आता है। इसलिए किसान की कोशिश होती है कि सरकारी अनुदान से ये पॉली हाउस उसके खेत में बन जाए, लेकिन पहले भी शिकायत आती रही है कि भ्रष्ट सिस्टम की वजह से पॉली हाउस खेत में नहीं फाइलों में ही बन जाते हैं। हाँ, मुसीबत किसान को ज़रूर उठाने पड़ती है। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे हैं कुछ चुनावी खबरें। चुनावी प्रचार के लिए असम के चाय बागान पहुंची हुई हैं प्रियंका गांधी। कहा कि कुछ नेता चार्टर प्लेन से आते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, अब उन्हें असम की कड़क चाय पिलानी पड़ेगी।
5 राज्यों में चुनावी प्रचार चल रहा है। प्रियंका गांधी आज असम के विश्वनाथ जिले में चाय बागान पहुंची। यहां उन्होंने चाय बागान मजदूरों की समस्याओं पर उनसे बात भी की, उनके काम करने के तौर तरीके को देखा और समझा भी। यही नहीं, प्रियंका गांधी बाद में एक चाय बागान मजदूर के घर भी गई, वहां पर जहां उन्होंने कुछ वक्त बिताया। तो प्रियंका गांधी ने इस दौरे में कहा है कि बड़े बड़े नेता चार्टर प्लेन में घूमते हैं, चीन जापान की ग्रीन टी पीने लगे हैं, शायद उन्हें असम की कड़क चाय पिलानी पड़ेगी और उन्हें उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। उधर बंगाल के चुनावों में बीजेपी के निशाने पर सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। अटकलें हैं कि अभिषेक आगे चलकर तृणमूल की बागडोर संभाल सकते हैं। तृणमूल के नेता कहते हैं कि ममता ही सर्वाह रहेंगी, लेकिन मानते हैं कि अभिषेक का कद पार्टी में लगातार बढ़ता जा रहा है। अभिषेक 33 साल के और दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर से दूसरी बार के सांसद हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में बीजेपी ममता बनर्जी पर हमला करने के लिए भतीजा शब्द का इस्तेमाल पंचिंग बैग की तरह कर रही है, लेकिन इन हमलों के बीच ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पार्टी में एक समानांतर ताकत के तौर पर उभरे हैं। अभिषेक फिलहाल सीबीआई के निशाने पर हैं, जिस पर बीजेपी के इशारे पर चुनाव के वक्त विपक्षी नेताओं को घेरने का आरोप लगता रहा है। जिस दिन सीबीआई की टीम एक मामले में अभिषेक की पत्नी से पूछताछ के लिए पहुंची, उससे पहले ममता बनर्जी खुद भतीजे के घर पहुंची। उन्होंने मेरे यहाँ सीबीआई को भेजा। उन्हें लगता है कि सीबीआई को भेजकर वो मुझे डरा लेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एसएफआईओ और जिसे चाहे उसे भेज सकते हैं। मैं दुगनी दृढ़ता के साथ खड़ा रहूंगा। कुछ लोगों का कहना है कि अभिषेक बनर्जी के भाषण में ममता बनर्जी के शुरुआती दिनों की झलक दिखती है। चलबे ना अन्याय, टिकबे ना फंदी, जनगणेर अदालते होते हबे बंदी। पार्टी में उनका प्रभाव बढ़ा है। वो टीएमसी के युवा संगठन को प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चलाते हैं। इन सब के बीच अभिषेक पार्टी में एक समानांतर ताकत के तौर पर उभरे हैं। जननेत्री ममता बंदोपाध्याय स्वागतम। अक्सर चुनावी रैलियों में ममता से पहले बोलने वाले अभिषेक SC/ST वोटर को वापस तृणमूल में लाने की कोशिश करते नजर आते हैं। जानकारों का कहना है कि अभिषेक वही कर रहे हैं जिसकी अभी तृणमूल को सख्त जरूरत है। वो फंड मैनेजमेंट में अच्छे हैं और उन्हें कॉरपोरेट पूंजी की समझ भी है। प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने जो कदम आगे बढ़ाया है वो टीम पी के और स्थानीय पार्टी के नेताओं के बीच समन्वय के लिए अच्छा है। लेकिन अभिषेक और प्रशांत किशोर की जोड़ी की वजह से पार्टी के अंदर कई बड़े नेता बागी भी हुए हैं और पार्टी से बाहर जा चुके हैं। हठात करे एक स्लोगन तुले देওয়া হলো যে अचानक एक रणनीतिकार आ गया और वो तृणमूल को चला रहा है। अब तृणमूल ये कहने लायक नहीं है कि वो एक नेता के करिश्मे से जीत हासिल करेगी। आज की तारीख में कोई जादू और करिश्मा नहीं चलने वाला है, इसलिए उन्हें रणनीतिकार को नियुक्त करना पड़ा। ম্যাজিক দেখিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস চলতো, আজকে সেই ম্যাজিক কাজ করছে না বলে ভাড়া করে একজন ঠিকাদার, একজন স্ট্র্যাটেজিস্টকে নিয়ে আসতে হয়েছে। विपक्ष ममता के भतीजे अभिषेक को राज्य में राजनीतिक भ्रष्टाचार का केंद्र बताता है। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे पैसे भेजे, मगर ये सारे पैसे भेंट चढ़ गए दीदी की सिंडिकेट के। कहां गया ये भाईपो और उसके गुंडे? ये 3,59,000 करोड़ चाऊ कर गए हैं, चाऊ कर गए। अभिषेक का कहना है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। वो विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते, इसलिए वो निजी हमले करते हैं। वो मुझ पर भी हमला बोल रहे हैं। ममता बनर्जी से सियासी रण क्षेत्र में टकराने से पहले मैं उन्हें 10 गोल से हरा दूंगा। ऐसा दिखाई देता है कि भतीजे के नाम पर हो रही राजनीति में टीएमसी बैकफुट पर है। ममता खुद भी हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को ये समझाती दिखी कि वो अभिषेक को बढ़ावा नहीं दे रही हैं। मैंने उनसे लोकसभा का चुनाव न लड़ने को कहा था।
मैंने उनसे पार्टी और जनता की सेवा करने और राज्यसभा जाने को कहा था। একটা রাজ্যসভায় দাঁড়াবি, আমাকে বললো না আমি লোকসভায় মানুষের দ্বারা নির্বাচিত হব, আমি রাজ্যসভায় যাব না। राजनीति में अभिषेक ने बचपन में ही कदम रख दिया था। जब लेफ्ट सरकार के दौरान ममता बनर्जी पर हमला हुआ था, उस वक्त अभिषेक एक बच्चे के तौर पर मूक प्रदर्शनों की अगुवाई करते थे। इतना तो साफ है कि बचपन के उस अभिषेक ने अब तक लंबे राजनीतिक सफर को तय किया है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी का निशाना ऑपोजिशन पार्टीज के युवा नेताओं पे रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे या बिहार में तेजस्वी यादव या पश्चिम बंगाल में अभिषेक बैनर्जी। अब इन नेताओं को ये साबित करना है, खास कर अभिषेक बैनर्जी को, कि न सिर्फ वो चुनावी मैदान में बीजेपी के साथ लड़ने के लिए तैयार है, बल्कि आगे चलकर अपना पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी नेतृत्व देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में टीकाकरण अभियान चल रहा है। कर्नाटक में तीसरे दौर के टीकाकरण के पहले दिन जिस तरह की अफरा तफरी मची थी, वैसे हालात दोबारा न हो इसकी कोशिशें चल रही हैं। ऐप पहले दिन की तुलना में अब बेहतर हुए हैं और वैक्सीन की खेप भी उन सभी जगह पहुंचा दी गई है जहां पहले दिन नहीं पहुंच सकी थी। पहले दिन तकरीबन 3000 के करीब लोगों को टीका लग पाया है, जबकि लगभग 70 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल की 2 दिनों की 2 अलग अलग तस्वीरें। मंगलवार को सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, जबकि सोमवार को यहां काफी हंगामा मचा था। एक तो ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा और दूसरा स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों में जानकारी की कमी। स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन सब एक दिन शुरू हुआ। इससे दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। अगर एक हफ्ते पहले रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता या ट्रेनिंग पहले होती तो शायद ऐसे हालात नहीं होते। हालांकि अब वैक्सीन की खेप अस्पतालों तक पहुंच गई है। 50 लाख के आसपास बुजुर्गों को कर्नाटक में टीके लगाए जाने हैं, जो 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के हैं। वहीं 16 लाख ऐसे लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, यानी 45 से 60 साल के बीच के। इन्हें भी टीके लगने हैं। साफ है कि लक्ष्य बड़ा है, लेकिन 102 साल के इन जैसे बुजुर्गों के हौसले के सामने कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं हो सकता। मैंने 2 वजहों से टीका लगवाया। पहला कि मैं संक्रमित होकर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था, और साथ ही में मैं चाहता था कि मेरी वजह से किसी और को संक्रमण ना हो। टीकाकरण के पहले और दूसरे दौर में कर्नाटक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और तीसरे दौर में बुजुर्ग बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। उनका हौसला देखते ही बनता है। ऐसे में सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि पहले दिन की तरह उन्हें बगैर टीका लिए हुए निराश होकर वापस न लौटना पड़े। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो टीकाकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब मंत्री, कई नेता वैक्सीन ले रहे हैं। जाते जाते तस्वीरों के साथ छोड़ के जाते हैं। नमस्कार।